बड़ी खबर इस वक्त की 2024 को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। विपक्ष एकजुट होगा तो नतीजे अच्छे आएंगे। वक्त आने पर दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा पार्टियों के लोगों को तोड़ना गलत है, ये नीतीश कुमार ने कहा और साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष एकजुट होगा तो 2024 के नतीजे अच्छे आएंगे। 5 सितंबर को दिल्ली जा सकते हैं। और आपको बता दें अब 2024 की रणनीति तैयार। एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसमें इस बात पर मुहर लग सकती है कि पीएम पद के दावेदार सीएम बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो सकते हैं और वक्त आने पर दिल्ली जाएंगे, ये कहा है नीतीश कुमार ने। लेकिन साथ ही कहा कि सबको साथ में आने की जरूरत है। विपक्ष एकजुट होगा तो 2024 के नतीजे अच्छे आएंगे। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। तब इन लोगों को पता चलेगा। नहीं, दिल्ली जाएंगे, बहुत दिनों से बात 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 नहीं। और अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, 2024 को लेकर बड़ा बयान। हालांकि सबको पता है कि विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में है सीएम नीतीश कुमार और 5 तारीख को दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो दिल्ली जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये बैठक में भी बात हुई थी और उन्होंने बताया कि हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके तमाम जो विपक्ष के नेताओं हैं उनसे हम बात करेंगे। और जैसा न्यूज़ 24 ने पहले ही दर्शकों को बताया था कि 5 तारीख को संभावित है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और वहाँ विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। और इस बात की तस्दीक भी आज उन्होंने कही। जब बैठक के बाद बाहर निकल रहे थे उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो बोले कि हम जाएंगे, वक्त ने बता देंगे, 2 दिन बाद जाएंगे। तो 2 दिन यानी कि आज 3 सितंबर है, 5 सितंबर को जाने की संभावित इनकी जो योजना है, जो कार्यक्रम जो बना है वो 5 सितंबर का बना है। तो निश्चित तौर पे आज की जो बैठक थी काफ़ी अहम थी और आज मुख्यमंत्री इस बात से भी काफ़ी नाराज़ दिखे कि किस तरीके से मणिपुर में पहले अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायकों को तोड़ा गया था और उसके बाद अब मणिपुर में उनके जो विधायकों को तोड़ा गया है। क्योंकि ये वो विधायक थे जिन्होंने 10 तारीख को आकर बजाता 10 अगस्त को आके मुख्यमंत्री से भेंट की थी और उसके बाद ये कहा गया था वो इस कार्यक्रम में अपने आने की भी सहमति दे चुके थे और परसों तक उनसे बात हुई थी कि वो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने मणिपुर से पटना आ रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्हें बीजेपी में ज्वाइन करा लिया जाता है। तो इस बात से भी उन्होंने कहा कि अब कोई संवैधानिक तरीके से बीजेपी काम नहीं कर रही है। इस बात पे बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, तमाम जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने नाराजगी जताई। क्योंकि देखिए एक तरफ जहां जेडीयू खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पहले अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मणिपुर में जिस तरीके से विधायकों को बीजेपी मिला रही है, तो इसको लेकर तो नाराजगी इन्हें संभावित है और ये संभव है कि इनकी नाराजगी जो है लाजमी है कि इन्हें इस बात से नाराजगी होगी। और यही बात साफ तौर पे आज झलक भी रहा था नीतीश कुमार के चेहरे से। और देखिए अभी कुछ देर के बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहाँ पे शुरू होगी जेडीयू दफ्तर में और यहाँ पर उन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी जो प्रदेश कार्य समिति ने पास किया था कि बैठक में निकला था। और उन बैठक में ये भी है कि 2024 के लिए नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बने। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमारी जेडीयू के जो उपाध्यक्ष है संजय से उनसे हमारी बात हुई तो हमने जब ये पूछा कि क्या पीएम का चेहरा होंगे तो बोले कि पीएम का चेहरा वो बात की बात है, पहले चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ विपक्ष को एकजुट करना नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता होगी। और इसमें जल्द ही वो जब दिल्ली जाएंगे उसके बाद तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर उसके बाद एक मजबूत जो दल जो है वो मजबूत गठन तैयार हो जाएगा और उसके बाद वो
ऐसा संगठन होगा जिसके बाद वो बीजेपी को उसमें चुनौती दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि तमाम विपक्ष के नेताओं को एक साथ लाना, विपक्षी पार्टी को एक साथ लाना, और उसके लिए अब नीतीश कुमार इस मुहिम में लग जाएंगे। ये भी साफ है, उन्होंने संजय सिंह ने कहा कि जब आगाज वो हो चुका है और जल्द ही इसका अंजाम भी जनता देखेगी कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो मुहिम थी, जो टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई थी, उसे एक साथ लाने की मुहिम अब उसकी शुरुआत, उसके नेतृत्व अब नीतीश कुमार ही करेंगे। बिल्कुल, नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे और साफ तौर पर नीतीश कुमार ने ये कहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन भी जुड़ चुके हैं। सुकेश, अब नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि भाई विपक्ष एकजुट होगा तो अच्छे नतीजे आएंगे 2024 में। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है जब नीतीश कुमार ये कहते हैं। उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और मेरी जानकारी के मुताबिक जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें पार्टी उनको ऑथराइज करेगी कि आप पूरे विपक्ष को एकजुट करें। जो नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं कि मैं पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग उनको सुरजीत की भूमिका में देखना चाहते हैं। हरकिशन सिंह सुरजीत विपक्ष के एक ऐसे नेता थे जो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह थे, जो सबको एक साथ बांध सकते थे, लेकर चल सकते थे। जो दल विपक्ष में होते थे और एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, उनको भी साथ लाने का मादा जो था वो हरकिशन सिंह सुरजीत में था। वो एक बड़े स्टॉलवर्ट थे। लोग नीतीश कुमार में वो छवि देखने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी ये कहकर मैदान में आए हैं कि मैं पूरे विपक्ष को एकजुट करूंगा। एक तरफ से पार्टी उनको कह रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य हैं, उनकी दावेदारी नहीं है। मतलब एक तरीके से पेशबंदी भी हुई, लेकिन उन्हें मालूम है कि एक छोटे दल के क्षेत्रीय नेता के तौर पर नीतीश कुमार की वक़्त है, वो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। बिहार में सिर्फ उनकी प्रेजेंस है। आज ही की तारीख में अगर देखा जाए, मणिपुर में जो उनके विधायक थे वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए हैं, जिसपे तंज भी कसा है, जिसपे एक तरीके से प्रहार भी किया है नीतीश कुमार ने। लेकिन वो एक क्षेत्रीय दल के शत्रप के तौर पे जाने जाते हैं। उनकी यूएसपी गवर्नेंस रही है और इसलिए वो दिखाना चाहते हैं, या उनके साथ जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी, वो बोल चुके हैं कि 17 सालों का इनका अनुभव है। तो एक तरीके से 5 तारीख को, मेरी जानकारी के मुताबिक वो 5 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होनी है। उसके बाद वो दूसरे दल के नेताओं से भी मिलेंगे। मेरी जानकारी ये भी है कि बेंगलोर से जेडीएस के नेता कुमारस्वामी वो भी दिल्ली आने वाले हैं, उनसे संपर्क में नीतीश कुमार हैं। तो कई ऐसे दल के नेता जो अलग अलग हैं आज की तारीख में, जो एक तरीके से जो एक सेगमेंटाइजेशन हो चुका है विपक्ष का, एक धुरी कोई नहीं बन पा रहा है, वो जगह भरने की कोशिश करेंगे। और यही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी उनको एक प्रस्ताव पारित करके उनको आगे बढ़ाने की भी कोशिश भी करेगी। तो कुल मिलाकर एक ऐसा चेहरा मोदी के सामने खड़ा करने की कोशिश जेडीयू की तरफ से है, जिसमें लगे कि वो चेहरा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन पेशबंदी भी हो जाए, और इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। बिल्कुल, विकल्प तैयार करने की कोशिश, क्योंकि अब तक यही होता था कि आखिर सामने विकल्प क्या है, मोदी के सामने और क्या, और शायद इसी की कोशिश हो रही है। लेकिन सुकेश, एक सवाल और कि इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें सभी विपक्षी एक साथ दिखाई दिए थे, लेकिन ज्यादा काम नहीं करी वो तस्वीर, कुछ हुआ नहीं और 2019 के नतीजे सबके सामने थे। तो कितना मुश्किल होगा सबको एकजुट कर पाना? ये बिल्कुल आसान नहीं है सबको एकजुट करना। अगर ये आसान काम होता तो अभी तक हो चुका होता। आप 2017 की बात कर रही हैं, जिसमें बेंगलोर में सभी दल के नेता एक साथ दिखाई दिए थे, जब वहां बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां थी उनकी सरकार बन रही थी और कुमारस्वामी मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री बन रहे थे। तो बसपा से लेकर, सपा से लेकर, सोनिया गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता थे जो एक मंच पे दिखे। लेकिन ये युति जो है, ये एकता जो है, वो बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। तो विपक्ष जो है वो हमेशा से एक फ्रैगमेंटेड विपक्ष के तौर पे दिखा है। उसमें वो ताकत नहीं दिखी है, उसमें वो बाइंडिंग फोर्स नहीं दिखा है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस बहुत कमजोर है। देखिए, एक अगर आप आंकड़ा लें तो कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी से 200 से 250 सीटों पे लड़ती है, और उसमें उसका स्ट्राइक रेट 10% के आसपास है। कांग्रेस अगर मजबूत होती तो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह होती। यूपीए में भी कांग्रेस मजबूत थी जब उसकी सरकार थी, तो अभी की तुलना में कांग्रेस मजबूत थी। पहली बार वो 135 की संख्या में थी, दूसरी बार वो 206 की संख्या में 2009 में थी। तो कांग्रेस एक धुरी के तौर पे थी जिसके इर्द गिर्द वो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह बन जाती थी, और जिसके इर्द गिर्द सारे दल होते थे। आज की तारीख में कांग्रेस
44, 50, 52, 54 की संख्या है। पहली बार 44 और इस बार 52 या 53 सांसद उनके जीते थे। तो ऐसे में कांग्रेस का कमजोर होना विपक्ष को ही कमजोर करता है। तीसरे मोर्चे की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पे दिखाई देते हैं जिनके कांग्रेस से भी अच्छे संबंध है। ममता बनर्जी उनके कांग्रेस से अच्छे संबंध नहीं है, जेडीएस आज की तारीख में उनके कांग्रेस के अच्छे संबंध नहीं है, टीआरएस उनके कांग्रेस से अच्छे संबंध नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ लेकर विपक्ष की एक परिकल्पना करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस अगर ठीक करेगी, कांग्रेस अगर अच्छा लड़ेगी और कांग्रेस के साथ अगर एक विपक्ष बनेगा तो वो मोदी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के तौर पे काम कर सकता है। तो ये बहुत एलिमेंट्री स्टेज है ये कहना कि मोदी के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा आ जाएगा या मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा विपक्ष सामने खड़ा हो जाएगा। कोशिश इस बात की है, एक क्रेडिबल चेहरा नीतीश कुमार है जो इस काम को करना चाहते हैं और उनकी पार्टी को लगता है कि उनकी विश्वसनीयता जो है वो काम आएगी इस पूरे प्रयास में। और एक ऐसा वक्त आएगा 2024 के पहले जब विपक्ष एकजुट दिखेगा और जिसमें नीतीश कुमार की भूमिका होगी और ऐसे में नीतीश कुमार का भी नंबर लग सकता है उस पद के लिए जो जहां कई लोग अपने आप को जिस पद के लिए बड़ा उपयुक्त समझते हैं। बिल्कुल, तो ये खैर आने वाला वक्त बताएगा कि अब ये जो मुहिम चलाई जा रही है और सब एकजुट हो रहे हैं, अब 2024 में इसका क्या रिजल्ट आएगा उसके लिए तो इंतजार करना होगा और बीजेपी को कितना नुकसान इससे होने वाला है वो भी आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ पूरा एक पैनल भी जुड़ा हुआ है, जेडीयू नेता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लव कुमार। पहले उनका ही रुख करना चाहूंगी। लव कुमार जी, अब साफ तौर पर तैयार है नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए और पूरी कोशिश कि अब 2024 में बीजेपी को परास्त दे पाए? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता ऐसी है कि जैसे ही वो बिहार से बाहर निकलेंगे सभी दलों को साथ लेकर एक मजबूत विपक्ष खड़ा होगा और वो विपक्ष आगे चलकर मोदी जी को कड़ी चुनौती देगा और चुनौती ही नहीं देगा, 24 में हम उनको सत्ता से बेदखल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।